So hello everyone, welcome back to my channel. This is unit number 11 of NCC, which is leadership and personality development. So first we have to understand the meaning of leadership. So let's get started. Leadership is the ability to build up confidence and zeal among people and to create an urge in them to be led. To be a successful leader, one must possess foresight, drive, initiative, self-confidence and personal integrity. Different situations may demand different types of leadership. So leadership एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लोगों के अंदर आपकी इंथुजियाज्म दिखती है और उनको लगता है कि उनको कोई लीड करेगा. सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए आपके अंदर फोरसाइट होनी चाहिए, ड्राइव होना चाहिए, इनिशिएटिव लेने का एक कंपैशन होना चाहिए. डिफरेंट सिचुएशंस में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप्स को यूज कर सकते हैं. सो इन द वर्ड्स ऑफ ग्रेट इंग्लिश सोल्जर फील्ड मार्शल मोंटोग्रेमी, द कैपेसिटी एंड द विल ऑफ एन इंडिविजुअल टू रैली मेन एंड वुमेन टू अ कॉमन पर्पस इज लीडरशिप. एक ऐसे इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की कैपेसिटी जिससे वो मेन और वुमेन को एक किसी सिंगल कॉमन पर्पस के लिए रैली में उतार सकता है, यानी कि मूव कर सकता है. दैट इज लीडरशिप. सो इन अदर वर्ड्स ये एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसकी वजह से सारे ग्रुप के मेंबर्स की नीड को केटर किया जा सकता है. Therefore, the leader is set to give the lead if he makes acceptable suggestions, shows the right path, act as a model for others, give commands which are respected and carried out. So leader को इस तरीके से कमांड देनी है कि सब उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको एक तरीके से अडोर करें और उसकी डिसीजंस को पूरी प्रॉपर तरीके से कैरी आउट करें. Now, nature and characteristics of leadership. So it is a personal quality. It is exists with followers. It is implied that if there are no followers, there is no leadership. जब तक आपके followers नहीं होंगे आप लीडर नहीं बन पाएंगे. लीडरशिप एक प्रोसेस है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का. ये विलिंगनेस है कि किस तरीके से आप एक लीडर बनना चाहते हैं. सो इट एग्जिस्ट ओनली फॉर कॉमन गोल. जब आपका एक कॉमन गोल होता है तो उसी में आप अपने लीडर को क्रिएट कर सकते हैं. इट इन्वॉल्व्स रेडीनेस टू एक्सेप्ट कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं काम की, दैट इज लीडरशिप. लीडरशिप इज अ फंक्शन ऑफ स्टिमुलेटिंग द फॉलोअर्स टू स्ट्राइव विलिंगली टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोफेशन और ग्रुप. किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप के लोगों को एक पर्टिकुलर ड्राइव के लिए मूव करना, दैट इज लीडरशिप. लीडरशिप डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में चेंज होती है. ये ना ही बॉसिज्म होता है ना ही ये मैनेजमेंट होता है. दिस इज लीडरशिप कुड नेवर बी इक्वल टू बॉसिज्म और विद मैनेजमेंट. इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनल क्वालिटी. नाउ टाइप्स ऑफ लीडरशिप की अगर हम बात करें तो टाइप्स में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स आते हैं. पहला आता है हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जिसमें सारी चीज़ें हर एक सिंगल थिंग लीडर डिसाइड करता है, जिसमें दूसरों के सजेशंस या कंसिडरेशन को बिल्कुल कंसिडरेट नहीं करते हैं. नेक्स्ट होता है हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जिसमें ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप के मेंबर्स को पार्टिसिपेट करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं अपने आइडियाज पुटअप करने के लिए. नेक्स्ट होता है हमारा लेसेस फेयर लीडरशिप स्टाइल. लेसेस फेयर लीडरशिप स्टाइल में क्या करता है कि जो लीडर होता है वो पैसिव रोल प्ले करता है और अपने ग्रुप मेंबर्स को अपने से आगे चलने देता है. दैट इज लेसेस फेयर लीडरशिप स्टाइल. नाउ इफ यू टॉकिंग अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. फर्स्ट, कॉन्फिडेंस, डिलीजियंस, करेज, विल पावर, डिटर्मिनेशन, फोरसाइटेडनेस, mental alertness, logical reasoning, decision making, sense of morale and strict code of ethics, disciplinarism, dynamism. So these are the qualities जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए. So the word leadership is defined something like this in the book कि L stands for loyalty, E for enthusiasm, endurance or engaging personality, A for alertness, adjustment and ability to coordinate activities, D for the discipline, dutifulness, dependability and desire to help others, E for energetic and earnestness, R for reliability, right thinking and right judgment, S for sincerity, sympathy, self-control, sacrifice, supermotor capacity, H for health, honey tongue, humor, I for intelligent, industriousness, impartiality, interest in teaching, and P for patience, perseverance, personality, physical skill, and public relations. Now, if you are talking about the traits which are leadership process, यानी कि किस तरीके से हम एक लीडर को पहचान सकते हैं, वो ट्रेड्स क्या हैं जिससे हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पहचान सकते हैं कि ये लीडर है या नहीं है. सो द फर्स्ट वन इज अलर्टनेस. अलर्टनेस ऑफ माइंड इज वेरी असेंशियल. ठीक है, राइट टाइम पर उसे सिचुएशन को अपने हिसाब से कैसे यूज करते हैं एडवांटेज पे, उसको वो आना चाहिए. नेक्स्ट इज बियरिंग, यानी कि आपको हमेशा अपना फेवरेबल एक्सप्रेशन दिखाना है, आपको अपना अपीयरेंस अच्छा रखना है. करेज, आपके पास इतनी मेंटल कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में काम रहे, फर्म रहे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेकर अच्छे तरीके से डिसीजंस को कैरी आउट करें. नेक्स्ट इज डिसाइसिवनेस.
कितने तरह के कितने अच्छे तरीके से डिफिकल्ट सिचुएशंस में आप डिसीजन लेते हैं, दैट इज डिसाइसिवनेस। नेक्स्ट इज डिपेंडेबिलिटी, यानी कि आप किस तरीके से अपनी ड्यूटी को कैरी आउट करवाते हैं लोगों से, आप कितना डिपेंडेंट है लोगों पर, क्या आपके ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं, दैट यू आर डिपेंडेबल और यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ कि हम आपको कुछ ड्यूटी दे सकें। नेक्स्ट इज इंड्योरेंस, फिजिकल एंड मेंटल स्टैमिना इंड्योरेंस में आ जाता है। इंथुजियाज्म, आपका कितना इंटरेस्ट और जील है ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। इनिशिएटिव, क्या करते हैं आप। इंटेग्रिटी, आपका करेक्टर और मोरल अच्छा होना चाहिए। जजमेंट, किस तरीके से आप सिचुएशन को जज करते हैं, क्या आप दोनों साइड को फैक्ट्स को कंसिडर करते हैं या फिर यू आर बायस्ड। जस्टिस, किस तरीके से आप जस्टिस प्रोवाइड करते हैं अपने ग्रुप मेंबर्स को। यू शुड नॉट बी इम्पार्शल और यू शुड नॉट बी यू शुड नॉट बी इनजस्टिस, यू शुड नॉट प्रोवाइड इनजस्टिस टू अदर पर्सन। नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, यू शुड मस्ट पोजेस इनफ नॉलेज। लॉयल्टी, you should be faithful to the country, to your seniors and to your colleagues or to your batchmates. एक sense of humor होना चाहिए, to remain cheerful under stress. Tact, that is deal with others without offending anyone, and you should be unselfish. Next we have personality and character development. So positive personality factors are extremely important in day-to-day life. Often the wrong kind of personality proves disastrous and causes undesirable situations. So personality, किस तरीके से आप अपने आप को कैरी आउट कर चलते हैं लोगों के सामने. Personality involves a lot of dynamics like your appearance, your way of talking, the way you dress up. Everything comes under your personality. Next is character. Character is how are your moral qualities. A person is a good character excel over others in certain qualities. A good character comprises virtues of having certain qualities of character more pronounced than others. The qualities of a good character being magnetism is one's personality, which comes from a proper adjustment of the many qualities of head and heart such as knowledge, tact, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन. सो कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए. यू शुड पोजेस इनफ नॉलेज, आपके अंदर टैक्ट होना चाहिए, डिफिकल्ट सिचुएशंस में स्ट्रेस को कोप अप करने का टैक्ट होना चाहिए. यू शुड बी फ्रेंडली टू अदर्स और आपको कोऑपरेट करना आना चाहिए विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज. Now, how can you develop your personality so that you can become a leader? The first one is judgment. So first and foremost, you have to understand the situation from your own perspective and then from the perspective of other person. So you have to be empathetic और उस हिसाब से आप डिसीजन को या सिचुएशन को जज करेंगे. नेक्स्ट इज मिररिंग. यू हैव टू अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ आइडल पीपल एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ योर एटीट्यूड. सो बॉडी लैंग्वेज, postures, expressions, they communicate a lot about your personality. So mirroring and setting up your personality or appearance is a topmost thing in that also. Next is you should always be cheerful and nice to other people because kindness is something which always attracts people. Then you have to be sincere and trustworthy. You should have good morale so then people can trust you. Then you should provide compelling ideas. Your ideas should not be irrelevant or they should not be baseless. आपके ideas और suggestions effective होने चाहिए जो हम use कर सकते हैं. Next is conviction. So conviction is a very important thing while persuading anyone. People are self-centered and why they always put their own ideas and well-being before others. So you should be convict enough that कि आप लोगों को compel कर सकें कि वो आपकी बात माने. नेक्स्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड. यू शुड ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ और आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक नॉट पेसिमिस्टिक. देन यू शुड पोजेस सम लीडरशिप स्किल्स. देन यू शुड ऑल्सो हैव कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज दैट मैटर्स अ लॉट एंड दैट makes you achieve success. Then there are some useful tips for personality development. First is honestly analyze the traits of your personality and character. So आप अपनी personality और character को analyze कीजिए. जो आपकी बुरी आदतें हैं उनको लिस्ट करिए और उनसे कितनी जल्दी आप छुटकारा पा सकते हैं उनको राइट डाउन करिए. हमेशा आपकी सबकी बातों को आपको पोलाइटली सुनना है और अगर इवन उनके आइडियाज बेसलेस भी हैं तो आपको उनको कंसीडर करना है बट आपको बहुत ही फ्रेंडली वे में उनको रिजेक्ट करना है. कॉन्वर्सेशन में आपको सिर्फ अपने ऊपर ही बात नहीं करनी है लगातार और आपको हमेशा प्रॉब्लम्स को एक क्रिएटिव वे में सॉल्व करना है. नेक्स्ट इज यू शुड इम्प्रूव योर फिजिकल अपीयरेंस. आपका मेंटल आउटलुक अच्छा होना चाहिए. यू शुड बी इंडिपेंडेंट. आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए पर्सनालिटी में और आपके पास अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप तरह तरह की सिचुएशंस में अच्छे से एडजस्ट हो सकें. यू शुड बी फ्लेक्सिबल. आपको दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट और अप्रिशिएट करना आना चाहिए. आपको अपने बिहेवियर का एक क्लोज एनालिसिस करना चाहिए. कभी भी दूसरे लोगों के साथ शाय या अनफ्रेंडली या रूड नहीं होना है आपको. योर एटीट्यूड शुड बी ब्रॉड, कॉन्फिडेंट, रिस्पेक्टफुल एंड रेडी टू टेक क्रिटिसिज्म. अगर आपके कोई अगेंस्ट है यू शुड एक्सेप्ट दैट क्रिटिसिज्म with a positive attitude.
Then a negative reply with a smile is far more effective than a positive rude answer. Then observe and improve your sitting and walking postures. You have to work on your postures. You have to inculcate healthy eating, living and sleeping habits. Good reading habits होनी चाहिए. आपके अंदर habits होनी चाहिए कि आप various topics या lectures दे सकें. Some people have a favorite sentence which they repeat frequently. So अगर आपकी आदत है कि आप किसी एक particular word या sentence को repeat करते हैं, you should get rid of that sentence or word. You should improve your knowledge of English. आपकी good conversation skills होनी चाहिए. Utmost care you have to improve yourself, your comprehending skills, your communication skills and your memory and concentration of mind. प्लान मैनर में हर एक चीज़ को करने का ट्राई करिए. ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाइए, उनको ऑर्गेनाइज करिए, चैरिटी वर्क कीजिए. यू शुड इंटरेक्ट विद अदर पीपल. यू शुड डू सम सोशल वर्क. यू शुड बी एंगेज इन सोशल एक्टिविटीज. इंडोर एंड आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए. So you have to develop some officers like qualities, that is OLQs. So OLQs are officers like qualities. Officer like qualities वो qualities हैं जो हर एक Indian officer में पाई जाती हैं. So every officer of the Indian Army is considered a leader. Why? Because they are commissioned officers. They have something in their personality which make them commissioned in the army. So the qualities which are present in officers, you have to inculcate them in yourself. Now, how could you improve your character? You should take initiative. You should be enthusiastic. आपको justice provide करनी है, courage, morality, patriotism, decisiveness, loyalty, and you should have a sense of duty कि आपको कोई काम दिया गया है, so you have to fulfill that. Now, what is the role of NCC in personality and character development? How NCC can help you to build your personality and to build your character development? The first one is drill. So whenever you take active participation in drill, you get a correct posture. You walk more confidently than others because drill develops your good physique and it is a very good part of your, it is an integral part of a good personality. Drill से आपका posture ठीक होता है, आप बहुत अच्छी तरीके से confidently walk करते हैं. एंड इट इज़ वेरी विजुअल कि किस तरीके से आप सिविलियंस में एक कैडेट को पहचान लेते हैं. दैट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस कि दैट आफ्टर यू पास आउट फ्रॉम एनसीसी यू सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर इम्बाइब्ड इन यू दैट पीपल कैन डिफ्रेंशिएट यू फ्रॉम अदर सिविलियंस. नेक्स्ट इज इंटरेक्शन ऑफ कैडेट्स इन कैंप्स. सो जब आप कैंप्स में जाते हैं यू इंटरेक्ट विद वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल. वहाँ पे हर एक पर्सनैलिटी के लोग आते हैं. आप वहाँ पर तरह तरह के लोगों के साथ एडजस्ट करते हैं, उनके साथ एडजस्ट करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़ को एडजस्ट करते हैं, उनके बारे में सीखते हैं. सो दैट मेड यू मोर फ्लेक्सिबल इन द इन्वायरमेंट कि कोई भी आपकी एंड आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आता है कि यू आर नॉट अफ्रेड कि आपको आगे जाकर कैसी भी सिचुएशन मिले आप हमेशा अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं. बिकॉज नाउ यू आर फ्लेक्सिबल, यू कैन गो एनी वेयर, यू कैन डू योर रूटीन टास्क एनी वेयर. Then there is competition. Various competitions are held in the camps during NCC. So जब आप उन competitions में part करते हैं, आप उसमें जीतते हैं तो आपका मोरल बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. और जब आप हारते हैं तो आप अपनी गलतियों के बारे में सीखते हैं, उन्हें आप करेक्ट कर आगे बढ़ते हैं. सो कॉम्पिटिशन्स भी एक इंटीग्रल पार्ट है. नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़. बहुत सारी स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि पैरासेलिंग एंड मोर ऑफ द एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो कि हमने पहले अपने चैप्टर में भी डिस्कस करी हैं. तो दीज आर द थिंग्स विच enhance your personality and builds up your confidence. So that is what NCC gives you as training your personality and character development. Then there is value and ethics. So इसमें ऐसा कोई important topic नहीं है. You just have to understand the meaning of the values and ethics. So the definition of values is given as that values means a standard of behavior and ethic means a set of moral principles that govern a person's behavior. वैल्यूज़ जो है एक स्टैंडर्ड बिहेवियर है, यानी कि दैट दिस इज़ योर वैल्यू कि ये आपका बिहेवियर है और ये बिहेवियर आप अपना चेंज नहीं कर सकते हैं. और एथिक्स आपके मॉरल्स प्रिंसिपल्स हैं जो आपके बिहेवियर को डिफाइन करते हैं. ठीक है. सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर और अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ वैल्यू एंड एथिक्स क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आप अपने आप भी खुद लिख सकते हैं. देन देर आर सम इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ दैट इज़ ऑनेस्टी. देयर इज़ सम ये सिर्फ इन जो वर्ड्स दिए गए हैं इनका मतलब ही यहाँ पे समझाया गया है और ये बहुत ही बेसिक वर्ड्स हैं तो इनको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ दैट इज़ ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, प्योरिटी, डिसिप्लिन, सेल्फलेसनेस, लॉयल्टी, फेयरनेस, इक्वालिटी, ट्रस्ट, सपोर्ट, रिस्पेक्ट. Okay, so now there is a next topic which is skill development.
So there are various types of skills. So what are those skills? Let's get on to them first. First is literacy skills. Literacy skills में आपकी रीडिंग, राइटिंग, कंप्यूटिंग और अर्थमेटिक स्किल्स आ जाती हैं. देन योर लैंग्वेज स्किल्स. जब आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों से तो आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए. देन फंक्शनल स्किल्स. आपको एटीएम यूज़ करना आना चाहिए, टेलीफोन, कैलकुलेटर, बैंक फॉर्म्स, मैप को रीड करना, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए. देन वोकेशनल स्किल्स लाइक अपॉर्चुनिटीज़, लाइक कुछ छोटी छोटी हमारी चीज़ें होती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बनाना, टेलरिंग करना, इलेक्ट्रिशियन का थोड़ा काम करना. सो वेरी बेसिक थिंग्स विच आर अ पार्ट ऑफ योर बेसिक नेसेसिटी और सर्वाइवल, वो चीज़ें आपको आनी चाहिए. स्पोर्ट्स स्किल्स. यू शुड बी केपेबल ऑन गोइंग ऑन अ फील्ड एंड इंटरेक्टिंग विद अदर कैडेट्स ऑन द फील्ड. कल्चरल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए. स्पोर्ट्स स्किल्स, यू शुड बी एबल टू प्ले एज मैनी इन स्पोर्ट्स यू कैन. कल्चरल स्किल्स, यू शुड बी गुड इन जोक्स, इन सॉन्ग्स और इन डांस. यू शुड मोटिवेट अदर पीपल टू डू एवरीथिंग विच एवर यू कैन. देन लाइफ स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए. यू शुड बी सेल्फ अवेयर कि आप क्या कर रहे हैं. आपको हमेशा एम्पैथी रखनी है दूसरे लोगों के लिए. क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए आपकी. क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए. कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस. कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. देन देयर इज लाइफ स्किल्स. लाइफ स्किल्स इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें तो लाइफ स्किल्स पर बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे इस टाइम पर. लाइफ स्किल्स क्या होती हैं? लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज फॉर अडॉप्टिंग पॉजिटिव बिहेवियर दैट एनेबल इंडिविजुअल्स टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ. लाइफ स्किल्स किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन की वो एबिलिटीज हैं जिससे वो पॉजिटिव बिहेवियर अडॉप्ट करता है और लाइफ के चैलेंजेस और डिफिकल्टीज को बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड से सॉल्व करता है. सो दोज आर द लाइफ स्किल्स, यानी कि किस तरीके से आप अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड से सॉल्व करते हैं. दोज आर योर लाइफ स्किल्स. सो द फर्स्ट लाइफ स्किल विच इज गिवन हेयर इज सेल्फ अवेयरनेस. आपको अपने बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए. क्या आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी क्या बेसिक नीड्स हैं. यू शुड बी अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ्स ऑल्सो एंड योर वीकनेसेस ऑल्सो. स्ट्रेंथ वाई? बिकॉज यू कैन फोकस ऑन दोज स्ट्रेंथ एंड you can get ahead of the crowd. And you should know about your weakness, because जब आपको अपनी weakness के बारे में पता होगा, you could work on them and reduce them. नेक्स्ट इज एम्पथी. सो एम्पथी एक ऐसी एबिलिटी है, पुटिंग योर सेल्फ इन शूज ऑफ अदर पीपल. एम्पथी इज डिफाइंड कि आप कैसे दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव से उनकी सिचुएशन समझते हैं. दैट इज एम्पथी. नेक्स्ट क्रिटिकल थिंकिंग. आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, यानी कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में आप अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको सॉल्व कर सके. क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, यानी कि न्यू आइडियाज जनरेट करना है आपको. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए. डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपको आनी चाहिए. इंटरपर्सनल रिलेशंस आपके होने चाहिए, यानी कि आपके हर एक पर्टिकुलर इंसान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस होने चाहिए. फ्रेंडली रिलेशनशिप्स. यू शुड बी फ्रेंडली टू एवरीवन. देन देयर इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. Communication, as I said, it is a key to success. You should know how to communicate with other people very well. Then coping with emotions. You have to work on your emotions a lot. You should have to work on your emotions, क्योंकि आपको नहीं पता कि आने वाले टाइम में आपके सामने कैसा बंदा आके खड़ा हो जाएगा, वो आपको क्या बोल देगा. सो उस टाइम पर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और एक इफेक्टिव रिप्लाई करना है. आपको स्ट्रेस से कोप करना आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्हेन एवर यू आर वर्किंग ऑन समथिंग और सम प्रोजेक्ट, आपको हमेशा बहुत ज़्यादा काम और वर्कलोड दिया जाता है. सो जब आप उस वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, यू स्टार्ट डेवलपिंग स्ट्रेस ओवर दैट. सो उस स्ट्रेस लेवल से आपकी सिर्फ एक काम करने की जो हैबिट होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि काम करने की जो कैपेबिलिटी होती है, वो रिड्यूस होती है. सो यू शुड नो हाउ यू कुड कोप विद योर स्ट्रेस लेवल्स. Next is self-awareness. So self-awareness involves knowing ourselves and our personality and accepting oneself in spite of our imperfections. So this is a perfect definition which is given here of self-awareness. यानी कि self-awareness में आपको पता होना चाहिए अपने बारे में, अपनी personality के बारे में, और आप में इतनी कॉन्फिडेंस और इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें और आपकी जो imperfections हैं उन पर फोकस ना करें. So that is self-awareness. नाउ सेल्फ एक्सप्लोरेशन थ्रू स्वॉट एनालिसिस. आप अपने आप को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने आप को आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल. दो तरीके होते हैं आपके फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स. आपको अपनी स्ट्रेंथ्स मालूम होनी चाहिए, आपको अपनी वीकनेसेस मालूम होनी चाहिए, आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो आपके करियर फील्ड में होंगी, आपको उन थ्रेड्स के बारे में मालूम होना चाहिए जो आपके करियर फील्ड में होंगी. सो इंटरनल इज योर स्ट्रेंथ एंड योर ओन वीकनेसेस, एंड एक्सटर्नल इज द अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेड्स विच आर गोइंग टू बी इन योर फ्यूचर करियर फील्ड.
Now next is mindset. What is mindset? Mindset is something which constantly carries on in a person's mind. Mindset आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये एक एटीट्यूड है जिससे आप किसी की पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं. It can form a permanent impression on the mind. It is very difficult to change. You know, it is considered कि first impression is the last impression. Why? क्योंकि पहले impression से ही आपका mindset, आपकी image क्या है वो mindset में हम set कर लेते हैं. So mindset यानी कि क्या आपका perception है. Your mindset is a sum of your knowledge. Mindset देखिए, mindset में आपकी knowledge include होती है, आपके बिलीव्स इंक्लूड होते हैं, आपके थॉट्स इंक्लूड होते हैं लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में और अपने बारे में. सो दैट इज माइंडसेट. कैसे आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं? हमेशा अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, अपने माइंडसेट को बचा कर रखिए. अगर दूसरे लोग आपको चेंज करने को कह रहे हैं, यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ. आपको अपने करंट बिलीव्स, जिन बिलीव्स को आप मानते हैं, उनको एग्जामिन करना चाहिए. आपको डिफाइन करना है कि आपकी लाइफ में फेलियर और सक्सेस का क्या मीनिंग है. आपको एक वर्ड जो परफेक्शनिज्म होता है, यानी कि यू हैव टू बी परफेक्ट इन एवरीथिंग, आपको उस चीज़ को ख़त्म करना है अपने माइंडसेट को बिल्डअप करने के लिए. आपको हमेशा एक बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रखना है. कंपैरिजन कभी नहीं करना है अपना किसी के साथ. आपको हमेशा एविडेंस रखना है. आपको एक रोल मॉडल बनना है लोगों के लिए कि लोग आपको फॉलो करें और उनको इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए आपको देखकर. और आपको इस बात से बिल्कुल भी यू हैव टू स्टॉप वरिंग कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे. नेक्स्ट, शेप योर माइंडसेट विद विजन एंड गोल्स. आपका माइंडसेट में कोई ना कोई विजन या गोल्स होने चाहिए. नेक्स्ट इज मोटिवेशन. मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई एक बंदा इंस्पायर होता है पर्टिकुलर डिजायर्ड मैनर में, और उसकी विल पावर जो है वो हमारी मोटिवेट होती है. ठीक है. So the various means of motivation are integrating as far as possible the personal needs of the men with the needs of the organization. जितने ज़्यादा आप अपने men की नीड ऑर्गेनाइजेशन की नीड से मैच करेंगे, उसका मोटिवेशन बढ़ेगा काम करने के लिए. सो दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब आप एम्प्लॉयज़ की नीड को ऑर्गेनाइजेशन की नीड से कनेक्ट कर लेते हैं, सो दैट इम्प्रूव्स देयर मोटिवेशन. आपको मोटिवेशन कैसे प्रोवाइड करना है? सो इट इज़ रिटन इन भगवद गीता दैट यू हु आर अ लीडर ऑफ मैन मस्ट सेट द एग्जाम्पल. यानी कि यू, अगर आपको लीडर बनना है तो यू शुड सेट द एग्जाम्पल फॉर अदर पीपल सो दैट पीपल कैन फॉलो दैट एग्जाम्पल. सो दिस इज अ very beautiful quote of Bhagavad Gita which is given here, that you who are a leader of men must set the example. Now next topic which we have to understand is perception. The process of perception may be defined as a complicated interaction of selection, organization and interpretation of stimuli. Perception involves 5 sub-processes: stimulus, registration, interception, feedback and consequence. So perception का एक पूरा process होता है जिसमें आपके 5 sub-processes include हैं. So perception is a whole complicated interactive process, और उस process में आपके 5 sub-process include हैं. पहला सब प्रोसेस है स्टिमुलेशन. क्या है स्टिमुलेशन? परसेप्शन इनिशिएट्स विद द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस सिचुएशन. स्टिमुली इज एनी एक्सटर्नल थिंग विच अकर्स इन योर इन्वायरमेंट. आपके इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हो रही हैं वो स्टिमुली है. ठीक है. सो फर्स्ट वन, आपको कुछ ना कुछ आपके इन्वायरमेंट में होना चाहिए जिसमें स्टिमुलेशन हो. नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन. और जो स्टिमुलेशन आपकी इन्वायरमेंट में हो रही है उसका रजिस्ट्रेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, आपकी सेंसर और न्यूट्रल नर्व्स में होना चाहिए. एक आपकी फिजियोलॉजिकल एबिलिटी होनी चाहिए या फिर सेंस करने की या देखने की कि आपके इन्वायरमेंट में क्या स्टिमुली चल रही है, क्या चल रहा है आपके इन्वायरमेंट में. इंटरप्रिटेशन, आपको इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए कि किस तरीके से जो इन्वायरमेंट में आपके चल रहा है वो क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, कब तक चलेगा. आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए. नेक्स्ट इज फीडबैक. इंटरप्रेट कर आपके इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है आपको फीडबैक देना है कि आप किसी को बता सकते हैं कि हाँ मेरे इन्वायरमेंट में ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं, ये मेरे हिसाब से ये चीज़ है, तो उसी से लोगों को आपका परसेप्शन पता चलेगा. नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेस. परसेप्शन जो है वो रिएक्शन ऑफ रिस्पॉन्स में एंड होता है. ठीक है. यानी कि क्या कॉन्सिक्वेंस निकलता है, लोगों को क्या बिलीफ और थॉट निकलता है. एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ परसेप्शन एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड्स टू वर्क डिमांड्स. दीज सब प्रोसेसेस इंडिकेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ परसेप्शन. सो दीज आर द सब प्रोसेसेस ऑफ द परसेप्शन. फर्स्ट वन इज स्टिमुलेशन, रजिस्ट्रेशन, इंटरप्रिटेशन, फीडबैक एंड कॉन्सिक्वेंस. Next we have communication. So communication is very important.
The word communication has been made up from a Latin word communi which means to make common. So communication जो word है ये Latin word communi से बना है जिसका मतलब है to make common. So communication एक ऐसी आर्ट है जिससे आप अपनी information, ideas और attitude को exchange करते हैं from one person to another person. नाउ क्या क्या एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के? सबसे पहला है सेंडर. कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो मैसेज भेजेगा. मैसेज होना चाहिए यानी कि कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपको बतानी है दूसरे को. इनकोडिंग, एक सेंटर होना चाहिए, एक इंसान होना चाहिए जिससे कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और उसके पास एक ऐसा मैसेज सिग्नल या ट्रिगर चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए जिस पे रिस्पॉन्स आएगा. उसके पास कोई ऐसी मैसेज होना चाहिए. उस मैसेज को वो इनकोड करेगा. कैसे इनकोड करेगा? या तो बोलकर वर्ड्स में इनकोड करेगा, नॉन वर्बल अपने एक्सप्रेशंस, इशारों के थ्रू इनकोड करेगा. नेक्स्ट आता है चैनल, कि किस तरीके से वो अपने मैसेज को पहुंचाएगा रिसीवर के पास. चैनल के बाद आता है रिसीवर का प्रोसेस. ये वो पर्सन है जो इस मैसेज को रिसीव करेगा. रिसीव करने के बाद वो उस मैसेज को डिकोड करेगा, उसको पढ़ेगा और उसको इंटरप्रेट करेगा. उसे हम डिकोडिंग बोलेंगे. नेक्स्ट, मैसेज को पढ़कर और डिकोड कर कर वो उसका फीडबैक देगा. तो ये हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन तो हमने पढ़ लिया, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? सो कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है. एक ट्रांसमिटेड मैसेज शुड बी कम्प्लीटली अंडरस्टूड बाय अ पर्सन हु इज एट द रिसीविंग एंड. एक ऐसा पर्सन जो रिसीविंग एंड पर है उसको ट्रांसमिटेड मैसेज पूरा अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए. मैसेज जितना हो सके आपको उतना ब्रीफ रखना है. नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आपका आता है वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि आप बोलकर दिखाते हैं इमोशंस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू. नॉन वर्बल में आपकी वॉइस, अपीयरेंसेस, फेस और आइज, पोस्चर एंड मूवमेंट, आपकी बॉडी मूवमेंट्स और एक्टिविटीज, साइंस, सिग्नल्स, ये आपके नॉन वर्बल में आ जाते हैं. देन देयर इज रिटन कम्युनिकेशन, लिखकर लेटर, मेमो, बुलेटिन या रिपोर्ट्स में. टेलीफोन्स पे, फोन्स पर बात करने का कम्युनिकेशन होता है. और टेली कॉन्फ्रेंसिंग, जब आप मीटिंग्स वगैरह में होता है तो दैट इज योर टेली कॉन्फ्रेंसिंग. नाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बाद दूसरी टर्म जो हमें पढ़नी है दैट इज इफेक्टिव टॉकिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइस क्वालिटी, आपकी जो वॉइस की पिच है, जो डिलीवरी देने की स्पीड है या जो वॉल्यूम है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, एज पर द सिचुएशन होनी चाहिए. आपका टॉकिंग स्टाइल अच्छा होना चाहिए, आपकी वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए. जितनी बड़ी आपकी वोकैबलरी होगी उतना बेहतर आपका बात करने का तरीका होगा. नेक्स्ट इज अडेप्टेशन. आपको सही टाइम पर, सही मूवमेंट पर, सही वर्ड आना चाहिए, सही वॉल्यूम आनी चाहिए आपकी आवाज़ की, सही स्टाइल आना चाहिए बोलने का, और पिच और स्पीड भी सही होनी चाहिए. नेक्स्ट इज इफेक्टिव लिसनिंग. सो देखिए, आपने पहले पढ़ा कम्युनिकेशन, देन यू रेड इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बाद इफेक्टिव टॉकिंग है, इफेक्टिव लिसनिंग है. और लिसनिंग में दो ही एस्पेक्ट इन्वॉल्व है, टॉकिंग, लिसनिंग, यानी कि दो एस्पेक्ट आपके यहाँ पे तीन कंप्लीट हो जाते हैं: इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव टॉकिंग और इफेक्टिव लिसनिंग. सबसे पहला इफेक्टिव लिसनिंग को सीखने का है. पहला पॉइंट कि आपको स्पीकर में इंटरेस्ट दिखाना है, मेंटल डिसिप्लिन, कंसंट्रेट करना है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, स्पीकर से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमेशा प्रेजेंट रहना है जब वो बोल रहा है. और यू शुड नॉट लिसन टू द वर्ड्स और फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर. ठीक है. देन यू शुड नेवर हेजिटेट टू आस्क द क्वेश्चन एट अ प्रॉपर टाइम. और उसके बाद आपको स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए, सिंपैथेटिक होना है, एक्टिव और अलर्ट रहना है. आपको डिस्कशन को, जो ट्रेंड चल रहा है उसको कैरी ऑन करना है. बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने हैं आपको सुनते हुए, और सुनते हुए आपको अपने इमोशनल जो बैरियर्स हैं उनको आपको कॉन्स्ट्रेंट करना है. Next is time management. So what is time management? In the cosmic order, time is unlimited and infinite. अगर हम cosmic order की बात करें, यानी कि अगर हम अपने infinite space की बात करें, तो उसमें time unlimited और infinite है. But in this world on earth, we have a lifespan which comprises only a few decades. लेकिन इस अर्थ पर हमारे पास एक particular lifespan है जो कि कुछ decades, कुछ सालों तक ही है हमारे पास. ठीक है. So in this short period, we try to do so many things. और इस short period में हम बहुत सारी चीज़ें करने का ट्राई करते हैं. इन सच अ केस वी कैन नॉट टेक लाइफ लाइटली. तो ऐसे केस में हम अपने लाइफ को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हैं. ऑफ कोर्स वी नीड सम टाइम फॉर लाफर. हमें हंसने के लिए कुछ टाइम चाहिए, फन, एंटरटेनमेंट और अम्यूजमेंट के लिए कुछ टाइम चाहिए. बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू रिमेन सीरियस एज वी हैव टू वर्क हार्ड एंड सीरियसली. लेकिन हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है और सीरियस रहना है अपनी लाइफ को लेकर. सो इट इज़ ओनली बिकॉज ओनली हार्ड, वेल प्लान एंड सीरियस वर्क कैन अचीव योर गोल. क्योंकि हमेशा
एक हार्ड वर्क, वेल प्लान और सीरियस वर्क ही आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा. नाउ मेजर टाइम वेस्टर, आपका मेजर टाइम जाता कहाँ है आखिर? द फर्स्ट वन इज टेलीफोन्स एंड मोबाइल्स, सेकेंड वन इज विजिटर्स एंड फ्रेंड्स, unnecessary papers, extra socializing, television, computer, lack of planning and control, indecision, late decision and procrastination and lethargy. ये आपके टाइम मैनेजमेंट के जो हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये आपके मेजर टाइम वेस्टर्स हैं जिनसे आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है ना. टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए? एक पर्सनल सेंस ऑफ टाइम, आपको टाइम की कदर करना आनी चाहिए. एक टाइम लॉग आपको मेंटेन करना है, आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पता होना चाहिए. हाई रिटर्न एक्टिविटीज़ को आपको ज़्यादा फोकस करना है. वीकली और डेली आपको प्लानिंग करनी है कि आपको क्या काम करना है. आपको हमेशा अपने बेस्ट टाइम का बेस्ट यूज़ करना है. अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करना है, अपने पेपर वर्क को ऑर्गेनाइज करना है. मीटिंग्स को अच्छी तरीके से मैनेज करना है. इफेक्टिवली हर चीज़ को डेलीगेट करना है और कमिटेड टाइम का अच्छी तरीके से यूज़ करना है और अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेस मैनेजमेंट. Okay, so next we have stress management. So stress is our body's reaction to people and events and to our own thoughts. So stress हमारी बॉडी का रिएक्शन है जो कि हम देते हैं during the event और thought, यानी कि कैसी सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करेंगे. ठीक है, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रेस. सो सम लेवल ऑफ स्ट्रेस इज नॉर्मल. कुछ हद तक का जो स्ट्रेस है वो नॉर्मल है, लेकिन जब स्ट्रेस लेवल्स आपका बढ़ने लगता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है आपकी पर्सनल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए. ठीक है. कैसे आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं उसकी कुछ टेक्निक्स यहाँ पे दी गई हैं. डीप ब्रीथ आप लीजिए, बात करिए किसी से, ब्रेक लीजिए एक. अपने माइंड में यू शुड हैव टाइम टू इंटेरोगेट योर सेल्फ. अपने फिजिकल कंफर्ट पर अटेंशन दीजिए. अपनी बॉडी को थोड़ा हिलाइए, यानी कि मूव करिए. यू शुड इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी. अपनी बॉडी का ध्यान रखिए. छोटी छोटी बातों को दिल पर आपको नहीं लगाना है. अपने टाइम को मैनेज करिए. अपनी लिमिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. और डू यू हैव टू बी राइट ऑलवेज. आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा राइट होना है. और इफ़ यू वांट टू क्राई ओवर समथिंग यू शुड हैव अ गुड क्राई ऑन दैट. एंड आपको अपने आसपास हमेशा अच्छी चीज़ें देखनी है. बात कम करिए और सुनिए ज़्यादा. सो दैट आर सम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. Next we have conflicts and resolution. Conflicts is a condition that exists between two set of demand, goal and motives are incompatible or unmatched. जब दो लोगों के सोच, डिमांड या गोल मिलते नहीं हैं तो उसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं. नाउ कॉन्फ्लिक्ट कैसे आते हैं, कैसे कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होते हैं, क्या क्या मोटिव्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के? सबसे पहला होता है कि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो आपको कॉम्पीट करना है दूसरे इंसान के साथ. नेक्स्ट फैमिली और वर्क डिमांड्स में आपका कॉम्पिटिशन चलता है तो उसमें भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं लाइफ में. नेक्स्ट आपकी बहुत ज़्यादा डाइवर्स टीम है, कल्चरली डाइवर्स टीम है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि लोग समझना नहीं चाहते बहुत आसानी से लोगों को. जेंडर बेस्ड हरासमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. पर्सनैलिटी क्लैशेज हो सकते हैं और जनरेशन गैप आ सकता है. नाउ लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है? कॉन्फ्लिक्ट नंबर ऑफ लेवल पर अकर कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ह्यूमन फंक्शनिंग. ये रोल को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. इंटरपर्सनल रिलेशंस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. ग्रुप यानी कि पूरा एक दो ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. जो हमने देखा है स्कूल में दो स्कूल्स के अंदर कंपटीशन चलता है, सो दैट इज ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. मल्टी पार्टी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है. इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट विच इज गोइंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया रिलेटिंग टू द कश्मीर मैटर. नेक्स्ट इज मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. कैसे आप कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले आती है विन विन अप्रोच. विन विन अप्रोच यानी कि वो भी जीता मैं भी जीता, कॉन्फ्लिक्ट खत्म. नेक्स्ट आती है विन लूज अप्रोच, यानी कि एक जीत रहा है एक हार रहा है, वो हमारी विन लूज अप्रोच है. नेक्स्ट आती है लूज लूज स्ट्रैटेजी, यानी कि दोनों ही हार रहे हैं लेकिन मैटर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तो सॉल्व हो गया. ठीक है, तो दैट इज लूज लूज स्ट्रैटेजी. नाउ टेक्निक्स फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स. क्या क्या टेक्निक्स हैं जिससे आप कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छी तरीके से और कम समय में रिजॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले आपको लोगों को कॉन्फ्रंट करना है और प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. आपको ऑपोजिशन को बिल्कुल डिसआर्म नहीं करना है. ठीक है. कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग पे आपको ध्यान देना है. आपको थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना है अगर वो आपकी बातों को नहीं समझ रहा है, और एक प्रॉपर ग्रीवेंस प्रोसीजर बनाना है अपने ग्रुप में. नेक्स्ट आर इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स. सो इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स वेरी कॉमन, आप नाम से ही पहचान लेते हैं. ऐसी स्किल्स जिनके थ्रू आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो आपकी तरह बने. सो दोज आर द इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स. कितनी तरह की इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स होती हैं? सबसे पहले होती है हमारी प्रोबिंग एंड लिसनिंग, बिल्डिंग रैपर्ट, सेलिंग एंड असर्टिवनेस.
इन्फ्लुएंसिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, यू शुड टेक इनिशिएटिव, मेक अ स्टार्ट, यू बाइंग योर सेल्फ, थिंकिंग टाइम, डीलिंग विद डिसएग्रीमेंट एंड टैकलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस विद टैक्ट. सो दीज आर सम इन्फ्लुएंसिंग प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट अप वी हैव बॉडी लैंग्वेज. सो बॉडी लैंग्वेज मेंटल और फिजिकल एबिलिटी आपकी दिखा देती है कि क्या आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या फिजिकल एबिलिटी है, वो आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाती है. सो बॉडी लैंग्वेज से आपका पॉस्चर पता चलता है, आपका आई कॉन्टैक्ट, आई एक्सप्रेशंस पता चलते हैं, फेशियल और माउथ एक्सप्रेशंस पता चलते हैं, मूवमेंट दिखते हैं हैंड और फिंगर्स के, लेग्स के मूवमेंट दिखते हैं, और आपकी स्पीच की टोन दिखती है. सो एक बॉडी लैंग्वेज से ही आप किसी बंदे की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज पर्सनल स्पेस डिस्टेंसेस. सी देखिए, तरह तरह के लोगों के बीच में पर्सनल स्पेस डिस्टेंसेस होने चाहिए. सबसे पहला होता है इंटीमेट डिस्टेंस. सो इंटीमेट डिस्टेंस जो होता है वो हमारे बहुत ही क्लोज फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ होता है, या फिर पेट एनिमल्स के साथ, जो कि 0 to about 18 इंचेस होता है. सो आपको हमेशा, मतलब दिस इज़ वेरी इंटीमेट और पर्सनल काइंड ऑफ अ थिंग कि अपने जानने वाले लोगों के साथ आप इतना डिस्टेंस रखते हैं 0 to 18 इंचेस का. पर्सनल डिस्टेंस, अपना डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है जब आप नॉर्मली किसी से बात कर रहे हैं, एसोसिएट में है, मीटिंग्स में है, डिस्कशन में है. सो ड्यूरिंग दैट टाइम द डिस्टेंस शुड बी 18 इंचेस to 4 feet. नेक्स्ट सोशल डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है स्ट्रेंजर्स के लिए, दैट इज 4 to 8 feet. पब्लिक डिस्टेंस जो है दैट इज मोर देन 8 feet जब आप पब्लिक में होते हैं. नेक्स्ट देयर अप इज एटिकेट एंड मैनरिज्म. सो एटिकेट एक कोड ऑफ बिहेवियर है जो कि एक्सपेक्टेशंस दिखाता है कि किस तरीके से आपका सोशल बिहेवियर जो है वो है इन द सोसाइटी. ठीक है, कैसा आप एक सोशल ग्रुप में है, कैसे आप एक तरीके से बिहेव करते हैं पर्टिकुलर ग्रुप में, वो आपके एटिकेट्स दिखाता है. सबसे पहले आता है आपका सोशल एटिकेट. ठीक है, कि किस तरीके से आप सोसाइटी में बिहेव करेंगे. ईटिंग एटिकेट्स, आप खाते टाइम कैसे बिहेव करते हैं, दैट इज ईटिंग एटिकेट. वॉशरूम एटिकेट्स, बेसिक एक वॉशरूम में जब आप जाते हैं तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, आपको अपना हाइजीन सैनिटेशन वहाँ मेंटेन करना है. सो दोज आर वॉशरूम एटिकेट. टेलीफोन एटिकेट, आपको बात करने की तमीज़ होनी चाहिए कि किस तरीके से आप फोन पर बात करेंगे. बिजनेस एटिकेट आप में होने चाहिए कि किस तरीके से आप सर्टन बिजनेस को कंडक्ट कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स को आपको चीट नहीं करना है. कॉर्पोरेट एटिकेट्स होने चाहिए आपके अंदर कि आपको अपना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डेकोरम जो है वो मेंटेन करना है. मीटिंग एटिकेट कि जब आप किसी से मिल रहे हैं कि या फिर किसी सेमिनार या प्रेजेंटेशन में बैठे हैं तो आपके अंदर वो मीटिंग एटिकेट्स भी होने चाहिए. और पार्टी एटिकेट्स भी होने चाहिए कि जब आप पार्टीज में जाते हैं तो यू शुड बी इन योर लिमिट्स. नाउ अब एटिकेट्स की हमें नीड क्यों है, क्योंकि ये हमें एक कल्चर्ड इंडिविजुअल बनाती हैं. ठीक है, ये आपको एक वे सिखाती हैं जिस तरीके से आप सोसाइटी में बिहेव करेंगे. ये बहुत आपका इम्प्रेशन जो है, लोगों का जो इम्प्रेशन होगा आप पर, वो उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं. इससे आप रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं सोसाइटी में और अप्रिसिएशन भी अर्न कर सकते हैं. ठीक है, ट्रस्ट और लॉयल्टी आपकी बढ़ती है अगर आपके एटिकेट्स बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स आप लोगों के साथ बना सकते हैं इफ़ यू आर गुड एट एटिकेट्स. नेक्स्ट आता है मैनरिज्म. आपके अंदर मैनर्स होने चाहिए कि किस तरीके से आप लोगों से बात करेंगे और किस तरीके से आप अपनी सोसाइटी में रहेंगे. नाउ सम ऑफ द बैड मैनर्स आर लिस्टेड हेयर. बाइटिंग नेल्स, लाउड नॉइस करना, पब्लिक में थूकना, या फिर अपनी नोज को पिक करना पब्लिक में, ईटिंग विद योर वाइड माउथ ओपन, स्मोकिंग करना, कफिंग करना, स्नीजिंग, यॉर्निंग वाइल कवरिंग विदाउट कवरिंग योर माउथ. ठीक है, हमेशा आपको कोई काम दिया जा रहा है तो आप एक्सक्यूज दे देंगे, दैट इज़ बैड मैनर्स. ठीक है, जब आप प्लीज़, थैंक यू या सॉरी नहीं कहेंगे, दैट इज़ बैड मैनर्स. ठीक है, हमेशा वल्गर जोक्स करना और रूड रहना, दैट इज़ बैड मैनर्स. किसी के रूम में बिना परमिशन के एंटर हो जाना, दैट इज़ बैड मैनर्स. किसी के बिहेवियर को इंटिमिडेट करना विदाउट उनकी परमिशन के, दैट इज़ बैड मैनर्स. और हमेशा अपने जब आप पैर क्रॉस करके बैठते हैं, दैट इज़ बैड मैनर्स. सो द वे टू गेन रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी इज टू लर्न टू रिस्पेक्ट द सोसाइटी ऑल्सो. सो दिस इज अ वेरी गुड लाइन विच इज रिटन है कि अगर आपको सोसाइटी से रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको सोसाइटी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तो तभी उस फॉर्म में वो रिस्पेक्ट आपके पास वापस आएगी. नाउ एटीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इवैल्यूएशन ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट, इवेंट, एक्टिविटीज, आइडियाज और जस्ट अबाउट एनीथिंग इन योर पर्सनल एनवायरमेंट. सो एटीट्यूड किस तरीके से आपका नजरिया है, दैट इज एटीट्यूड. तो कितने एटीट्यूड होते हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, नेगेटिव एटीट्यूड होता है, न्यूट्रल एटीट्यूड होता है, रिबेलियस एटीट्यूड होता है, रैशनल और इरेशनल एटीट्यूड होता है, इंडिविजुअल और सोशल एटीट्यूड होता है. सो आई थिंक द लास्ट टॉपिक इज सोशल स्किल्स.
Okay, last is group and teamwork. So the chapter is about to end now. Social skills, you all know that man is a social animal. हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम कभी भी बिल्कुल आइसोलेट होकर नहीं रह सकते. So आपको अंदर ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो आपको सोसाइटी में एक अच्छा इंसान बनाए. आपके अंदर सोशल स्किल्स होनी चाहिए कि आप सोसाइटी में अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबली रह सकें. नेक्स्ट, इम्प्रूविंग सोशल स्किल्स. आप कैसे अपने सोशल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं? पोलाइट रहिए, अवेयर रहिए, अटेंटिव रहिए, कॉशियस रहिए, ओरिजिनल रहिए, जो आप हैं वही रहिए, रिस्पॉन्सिबल रहिए, ऑनेस्ट रहिए, ओपन और अडोरेबल, आपको अप्रोचेबल बनना है. So the last topic which we have to read is group and teamwork. ग्रुप, दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए डिस्कस करते हैं वो हमारा ग्रुप होता है. ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि जब हमें एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, साथ मिलकर लोग काम करेंगे तो काम जल्दी होगा, अच्छी तरीके से ये रिसोर्स यूटिलाइज होंगे और पहले ही हमारे गोल्स और टारगेट्स कंप्लीट हो जाएंगे. अब कितने तरह के ग्रुप होते हैं? पहला होता है हमारा फ्रेंडशिप ग्रुप. ठीक है, फ्रेंडशिप ग्रुप में हमारे मेंबर्स और फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स ये सब इंक्लूड होते हैं. टास्क ग्रुप होता है, काम करने का जो ग्रुप होता है, जिसमें हमारे फॉर्मल ग्रुप्स आते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन खुद स्टैब्लिश करती है. इनफॉर्मल ग्रुप जो हम खुद अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ और पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बना लेते हैं, वो हमारा इनफॉर्मल ग्रुप है. इफेक्टिव ग्रुप में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? इफेक्टिव ग्रुप का की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि लोगों को पता होना चाहिए कि एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है, उनका एक शेयर्ड गोल है. ठीक है, जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स पर अग्री कर रहे हैं. जो मेंबर्स हैं वो आपस में फ्रीली कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसे हम इफेक्टिव ग्रुप कहेंगे. और मेंबर्स आपस में एक दूसरे को जान रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं. सो दैट इज अ वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव ग्रुप. और जो मेंबर्स हैं वो दूसरे के बारे में, उसके इन्वायरमेंट के बारे में, उसके सिचुएशन के बारे में एम्पैथी रखते हैं. और इस तरीके से जब ग्रुप के सारे मेंबर्स एक दूसरे को समझ कर चलते हैं तो हमारा ग्रुप जो है वो अच्छी तरीके से फंक्शन करता है. सो नेक्स्ट अप वी हैव टीम. सो व्हाट इज टीम? Two or more interdependent people who share responsibility for outcome, who consider themselves and are considered by others as an intact social entity in a large social system are called as a team. ठीक है, जब आप एक सोशल सिस्टम में एक सोशल एंटिटी बनते हैं तो आप एक टीम कहलाते हैं. टीम की क्या इंपॉर्टेंस है? टीम की इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप टीम में एक काम करते हैं तो आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट मिलता है, क्योंकि आप सब एक कॉमन ऑब्जेक्टिव पर काम कर रहे हैं, एक कॉमन गोल पर काम कर रहे हैं. ठीक है, आपका एक अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर होता है तो काम भी जल्दी होता है, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है. नाउ टाइप्स ऑफ टीम की हम बात करें तो पहले आती है हमारी फंक्शनल टीम, जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल रिप्रेजेंट होते हैं और इंडिपेंडेंट टास्क इन्वॉल्व होते हैं, वो हमारी फंक्शनल टीम होती है. प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स जो एक स्पेसिफिक इश्यूज, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो 3 या 4 लोग आते हैं किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक आइटम को ठीक करने के लिए. सो दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम जो एक प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई है. क्रॉस फंक्शनल टीम्स हमारी ऐसी टीम्स हैं जिनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी स्किल्स हैं और वो म्यूचुअल प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर सकती हैं. सो दैट इज क्रॉस फंक्शनल टीम्स. नेक्स्ट आती है हमारी सेल्फ मैनेज टीम्स. सो दे नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हु मस्ट वर्क टुगेदर इफेक्टिव डेली टू मैन्युफैक्चर एंटायर प्रोडक्ट और मेजर आइडेंटिफाइड कंपोनेंट और सर्विस. सेल्फ मैनेज टीम्स, नाम से आपको पता चल रहा है कि सेल्फ मैनेज जो एक बंदा, नॉर्मली ऐसे मेंबर से कंसिस्ट होती हैं जो कि साथ में इफेक्टिवली काम करते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विस को मैन्युफैक्चर करने के लिए. वेरी लास्ट टॉपिक, पर्टिकुलर लास्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स. टीम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहले इनवल्नरेबिलिटी का इल्यूजन. ठीक है, अनक्वेश्चन्ड बिलीफ होना चाहिए आपकी टीम में. डायरेक्ट प्रेशर, शेयर्ड इल्यूजन ऑफ यूनानिमिटी, कलेक्टिव रैशनलाइजेशन, स्टीरियोटिपिकल व्यूज और सेल्फ सेंसरशिप. सो दीज आर वेरी हाई इंग्लिश टर्म्स जो कि आपको याद नहीं करने की, जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड देम. और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको टीम के बताने हैं कि ग्रुप ऑफ 1 और मोर पीपल जो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल गोल को देखता है. ठीक है, उनके बिलीव्स जो है वो अनक्वेश्चनेबल है. इस तरीके से आप अपने वर्ड्स में भी इसको लिख सकते हैं. बिसाइड्स दैट BCERT का एग्जाम इज MCQ और ऑप्शनल, सो यू कुड डन दैट ऑन योर ओन बाय लुकिंग एट द ऑप्शंस ऑल्सो. So this was it for this video. I hope you're able to understand it. Thank you so much for watching this video.